Four new ministers were inducted into the Chief Minister Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh cabinet on March 5. SBSP Chief Om Prakash Rajbhar, RLD's Anil Kumar and the BJP's Dara Singh Chauhan and Sunil Kumar Sharma are the new entrants into the state cabinet. Despite the BJP claim that it only focuses on development and does not take caste into account, the latest entrance into the cabinet sends out a different message. Our UP state head Shiv Kripal Mishra discusses the issues with political analyst Rishi Bharadwaj. आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो गया। ये उस कैबिनेट का विस्तार है जो 2 सालों से प्रतीक्षारत था। अंततः कल उस पर विराम लग गया। अब उसमें 4 लोगों को कैबिनेट में और शामिल कर लिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ओपी राजभर जो सुबसपा के अध्यक्ष हैं, अनिल सिंह जो रालोद से हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए हैं, उनको भी रालोद से एक मंत्री बनाते हुए उनको कैबिनेट में लिया गया, और तीसरे हैं सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंदिर आंदोलन से जुड़े भी रहे। उन्होंने साहिबाबाद सीट से एक तरह से देखा जाए तो रिकॉर्ड वोटों से अपनी जीत दर्ज की, और चौथे हैं दारा सिंह चौहान जो उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन उनको विधान परिषद में जगह देते हुए उनको भी कैबिनेट में ले लिया गया। अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4 नाम और कैबिनेट में बढ़ गए हैं। इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की एक कोशिश कर रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कहती हो कि वह जातियों की बात नहीं करती है, वह केवल विकास की बात करती है, लेकिन जातियों को साधने में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। इन सब के पीछे असल में क्या मकसद है कि जब सर पे सवार है लोकसभा चुनाव, ऐसे में इनको कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ा। यह सब जानने के लिए हम चलते हैं ऋषि भारद्वाज से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपको बताएंगे। शिव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के एक सुनहरे रैपर में राजनीति को जातियों में समेट दिया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो कल मंत्री विस्तार हुआ है, इसमें ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दारा सिंह चौहान का भी यही हाल है, अनिल सिंह जो है उनका भी यही है, और सुनील शर्मा वो भी यही है। अब बात करें तो उन्होंने क्या किया है कि एक तरफ पूर्वांचल में, जहाँ पर उनके साथ दारा सिंह चौहान है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जिस लोनिया जाति से आते हैं उसका अच्छा खासा वोट बैंक है पूर्वांचल में। उसका जो राजभर है, राजभर भी पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों में जो है इस हैसियत में है कि वो किसी को भी जिताकर सदन पहुँचा सकते हैं और या तो सपने तोड़ सकते हैं। सुनील शर्मा ब्राह्मण है और पश्चिम से आते हैं, पश्चिम में अच्छा खासा ब्राह्मणों का जनसंख्या है, मतदाता अच्छे हैं। अनिल सिंह जो है दलित जाति से आते हैं, रालोद कोटे से आते हैं। ये पहले बसपा में हुआ करते थे। जब ये बसपा में हुआ करते थे तो उस दौरान भी इनकी एक अच्छी खासी कैडर पे पकड़ थी। उसके बाद ये रालोद जाते हैं तो रालोद में जो है इनको एक अच्छा कद दिया जाता है, और उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े नाम जो चल रहे थे रालोद में नेताओं के कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनको हटाते हुए जयंत चौधरी ने अनिल सिंह को आगे करा। इस तरह से आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाया और उसके साथ ही पूर्वांचल में भी अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है, और पश्चिम में भी। सुनील शर्मा बहुत बड़ा नाम है, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये जब ये वोट की गिनती होती है तो जो दूसरे विरोधी होते हैं इनके, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस बार भी उन्होंने करीब 2,14,000 वोट से जीत दर्ज की थी। तो भारतीय जनता पार्टी भले ये कहे कि हम जाति की नहीं, हम विकास की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो अन्य पार्टियों की तरह ये भी अपने को जाति के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदुस्तान में अगर राजनीति करनी है तो उसमें आपको जातियों को उचित सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो देश में राजनीति नहीं कर सकती। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में दलित और ब्राह्मण का कार्ड खेल दिया है, और पूरब में देखा जाए तो बैकवर्ड और दलित का कार्ड खेल दिया जाए, जिसमें ओपी राजभर जो कि सुबसपा के घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कैबिनेट में जगह देके, और दूसरे दारा सिंह चौहान को देकर, पूर्वांचल से ही दोनों आते हैं, उधर इन लोगों को एक तरह से कार्ड अति पिछड़ी और दलित का कार्ड खेला है। इससे आप कहाँ तक समझ? देखिए, मैं आपकी बातों से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ।
पूर्वांचल में बहुत सी सीटें हैं जहां से जो विधायक हैं वो इस समय पहले से ही मंत्री थे, जिसमें पे जो ठाकुर भी हैं, पिछड़ी जात के भी हैं, सभी हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए, लोकसभा चुनाव के समय पर आप राजभर को हल्के में नहीं ले सकते। सुभाषपा का अगर आप देखेंगे तो जौनपुर से लेकर बलिया और वो जो पूरी एक बेल्ट है किनारे वाली, जो कहीं ना कहीं बिहार को छूती हुई निकलती है, वहाँ पर राजभर का बहुत अच्छा रसूख है। तो एक तरह से अगर राजभर इनके पास आते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक इनके पास आता है, जिसका इनको फायदा मिलेगा। लेकिन ऋषि जी, अगर अभी आप पिछला जो उपचुनाव हुआ है उस उपचुनाव को अगर हम देखें तो उस उपचुनाव में ओपी राजभर भी रहे ताकत, दारा सिंह चौहान भी रहे ताकत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। मजे की बात कि भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार रही, उसमें उपचुनाव हुआ और ये दोनों ताकतें उनके साथ रहीं, यानी कि सरकार की भी ताकत उनके साथ रही। सारी कैबिनेट वहां प्रचार की, योगी सरकार थी। इसके बावजूद यह उपचुनाव दारा सिंह चौहान हार गए। तो अगर इनके में ताकत थी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि ओपी राजभर का पूर्वांचल में बहुत ताकत है, दारा सिंह चौहान का बहुत ताकत है, तो ये उपचुनाव आखिर क्यों हार गए? देखिए, ये उपचुनाव हारने के कारण तो कई भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि जो वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, उसकी क्षेत्र में छवि बहुत अच्छी थी दारा सिंह चौहान को लेकर। और उस समय जब दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में थे, देखिए दारा सिंह चौहान की अगर बात करें तो ये पहले पिछली सरकार में योगी की मंत्री थे। उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनको ये लगा कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस नहीं आ रही है, तो इन्होंने पाला बदल दिया, सपा में पहुँच गया और वहाँ से लड़े भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आती है और इनको ये लगता है कि इनका जो डिसीजन था वो बिल्कुल गलत था, तो इन्होंने मौका देखते ही फिर से पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उपचुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी जीत जाती है, जबकि ओपी राजभर, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो कैबिनेट है वो इनको जिताने के लिए लगी हुई थी, लेकिन ये हार जाते हैं। तो उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, जो वहाँ पर सिंपैथी थी और दूसरा जो एक इनके खिलाफ जो विरोध का भाव था, उसकी वजह से ये हारे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसको ये लगता है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर लोकसभा में उनके लिए प्रासंगिक है, इसीलिए उन्होंने इनको दोनों को मंत्री पद से नवाजा। और उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के नाम पे मेन सवाल तो वही है कि आखिर उपचुनाव को न जीत पाए। एक स्वयं प्रत्याशी थे और ओपी राजभर, जिनको ताकत मान रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूर्वांचल में तमाम जिलों और विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में वो अपना कदकाठी उनकी मजबूत है और वहाँ पे उनका वोट बैंक है। तो आखिर क्या कर, मैं फिर वही जानना चाह रहा हूँ कि जो आदमी अपना स्वयं प्रत्याशी होते हुए उपचुनाव नहीं जीत पाता है, वह कैसे प्रासंगिक है लोकसभा में? आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद उपचुनाव नहीं जीत पा रहा है विधानसभा का, वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाकी के जो और प्रत्याशी हैं जो खुद में कद रखते हैं, उनके लिए कैसे ये जीत का रास्ता सुनिश्चित करेंगे? तो मुझे जहां तक लगता है कि जो बीजेपी का आला कमान है उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आया होगा कि शायद दारा सिंह चौहान सचिन तेंदुलकर की तरह के बैट्समैन हैं कि एक में डक हो जाते हैं लेकिन दूसरे में सेंचुरी मार देते हैं। तो इसीलिए इनको आगे बढ़ाया गया और लगा होगा कि चलो ठीक है, उपचुनाव की बात तो आई गई, कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा चुनावों में ये दूसरे जो लोकसभा सीटें हैं, जो मतलब करीब 7 से 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इनकी जाति का प्रभाव है, वहां पर ये हो सकता है कि इनके कहने पे या इनके नाम पे या जब ये मिनिस्टर बन जाएंगे तो इनके चेहरे पे जो है वोट एक अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उनको मिल जाएगा। तो इस लिहाज से ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों लोगों को इसलिए ली है ताकि अन्य जो लोकसभा सीटें हैं जिनमें इनकी जातियों का कहीं वर्चस्व है, वहाँ पर इनको फायदा होगा और जो भी वोट होगा वो उनकी ओर खींच के आ जाएगा, जिससे कि वो जो जादुई आंकड़े की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको वो छू सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इस बार जो है जब ये मंत्री बन जाएंगे तो एक अच्छा वोट परसेंटेज इनकी जाति का जो है वो इधर देखने को मिलेगा। और आप एक चीज़ और देखिए ना, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, जहाँ पहले ये बात हो रही थी कि बालियान या और कोई जो कद्दावर नेता है जिनकी छवि अच्छी है, जो पहले से काफ़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं पश्चिम में, उनकी जगह एकदम से एक अनजान चेहरे को लाकर मंत्री बना दिया जाता है। तो उसके पीछे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो अनिल सिंह है ये पहले बसपा में हुआ करते थे और जब ये रालोद में आए तो इनके साथ बसपा का एक अच्छा कैडर भी रालोद में शामिल हो गया, जिसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि मिला।
और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जयंत के साथ इसीलिए गए थे कि जो जयंत की जो नई टीम है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई है, उनके नाम पर वोट मिलेगा और उसका फायदा आपने देखा। अब राजग जो है उसको भी यही लग रहा है कि जयंत के नाम पर पश्चिम में जो उनकी ज़मीन खिसक रही थी उसको बचाया जा सकता, और इसीलिए उन्होंने डोरे डालने शुरू किए और दोनों में एक डील होती है। आप देखिए चौधरी चरण सिंह साहब को एकदम से जो है भारत रत्न दे दिया जाता है, जयंत की अंतरात्मा कुछ और कहने लगती है, वो सीधे जाके उधर बैठ जाते हैं, फिर अनिल सिंह आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाकर किसी भी तरह जो एनडीए का 400 का आंकड़ा है उसको पूरा करना चाहती है। उसके लिए उसको जाति के बंधन में बंधना पड़े वो उसको मंजूर है, राष्ट्रवाद को किनारे रख देना पड़े वो उसको मंजूर है, क्योंकि आप तो जानते ही है कि नेता क्या कहते हैं कि राजनीतिक जुमले थे, चुनाव में तो होता रहता है। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए इन 4 लोगों से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये तो समय के साथ हम बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।